नाम छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वर्तवन्द्यते। नमस्कार। एमएटी सेंटर फॉर संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज द्वारा नारद जयंती के उपलक्ष्य में सोशल कम्युनिकेशन विषय पर आयोजित नेशनल सेमिनार में आप सभी गणमान्य अतिथियों का मैं स्वागत करती हूँ। ये नेशनल सेमिनार एमएटी सेंटर फॉर संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज द्वारा मनाया जा रहा है। अतः संक्षेप में मैं इस सेंटर के क्रियाकलापों को आप सभी से साझा करना चाहूंगी। एमईटी स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स के तत्वावधान में 2 अगस्त 2018 को संस्कृत और भारतीय अध्ययन के लिए एमईटी सेंटर फॉर संस्कृत एंड इंडिक स्टडी की स्थापना की गई। केंद्र का उद्देश्य संस्कृत साहित्य पर अध्ययन, प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श, प्रकाशन, सम्मेलन आयोजित करना और दृश्य श्रव्य निर्देशात्मक सामग्री तैयार करना है। केंद्र वर्तमान में ओपन इलेक्टिव कोर्स के रूप में संस्कृत प्रदान कर रहा है। केंद्र ने विगत वर्षों में भारत के प्रमुख संस्कृत संस्थानों के प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वानों के व्याख्यान और अनेक संगोष्ठी संस्कृत एवं योग विषय पर कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की है। केंद्र ने विगत वर्षों में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का भी आयोजन किया है। केंद्र ने शैक्षणिक वर्ष 2021 में संस्कृत में पीएचडी प्रोग्राम भी प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के सहयोग से शब्दशाला और संस्कृत के इवनिंग स्कूल पर 2 शोध परियोजनाएं भी केंद्र ने शुरू की है। 2021 में केंद्र ने कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र के साथ और 2022 में सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट के साथ एक एकेडमिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अभिनव धारा नाम से केंद्र द्वारा एक जर्नल का भी प्रकाशन किया जा रहा है। सेंटर द्वारा आज नारद जयंती के उपलक्ष्य में इस नेशनल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में बहुत से व्रत व त्योहार, जयंती इत्यादि मनाई जाती है। इस सभी को मनाने के पीछे कोई ना कोई पौराणिक मान्यता अवश्य होती है। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नारद जयंती मनाई जाती है, जो इस बार 6 मई 2023 को पूरे भारतवर्ष में मनाई गई। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। मान्यता है कि ब्रह्मा से ही इन्होंने संगीत की शिक्षा ली थी। भगवान विष्णु ने नारद को माया के विविध रूप समझाए थे। नारद अनेक कलाओं और विद्याओं के में निपुण थे। ये वेदांत प्रिय, योगनिष्ठ, संगीत शास्त्री, औषधि ज्ञाता, शास्त्रों के आचार्य और भक्ति रस के प्रमुख माने जाते हैं। देवर्षि नारद को श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, व्याकरण, वेदांग, संगीत, खगोल, भूगोल, ज्योतिष और योग जैसे कई शास्त्रों का प्रकांड विद्वान माना जाता है। नारद मुनि के अनेक रूपों में उनका एक रूप उन्हें ब्रह्मांड का प्रथम पत्रकार घोषित करता है। पुराणों के अनुसार नारद जी एक ऐसे देवता थे जो देवलोक से लेकर पृथ्वीलोक का समाचार एक दूसरे तक प्रेषित करते थे। नारद जी भगवान संवाददाता भी थे, संदेश वाहक भी थे और ब्रह्मांड के एक प्रकार से प्रथम पत्रकार भी माने गए हैं। आज इस पटल पर नारद जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य पत्रकार और पत्रकारिता के क्षेत्र में समाज की सकारात्मकता को प्रतिबिंबित करने के हेतु से जागरूकता उत्पन्न करना है। देवर्षि नारद इस लोक से उस लोक में परिक्रमा करते हुए संवादों का आदान प्रदान करते थे, अर्थात एक लोक के समाचार दूसरे लोक तक पहुंचाने का कार्य करते थे। इसलिए उन्हें सृष्टि का प्रथम पत्रकार माना जाता है। वे पत्रकारों के लिए आदर्श हैं। देवर्षि हमेशा देव, दानव और मानव को महत्वपूर्ण जानकारी देते प्रदान करते थे। देवर्षि नारद का ध्येय सदैव सर्वहितकारी, लोक मंगल व समग्र सृष्टि के कल्याण का रहा है। राष्ट्र के निर्माण में पत्रकारों की अहम भूमिका रहती है। देवर्षि नारद ने समाज को जीविका की नहीं, जीवन दर्शन की शिक्षा देने का कार्य किया है। अतः आधुनिक पत्रकारों को चाहिए कि वह बिना किसी दबाव में राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर पत्रकारिता करे और अपनी
कलम और वाणी के माध्यम से समाज को नई दिशा देने का कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ सोशल कम्युनिकेशन विषय पर आयोजित इस नेशनल सेमिनार को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम अतिथियों के विधिवत स्वागत हेतु मैं अमिटी स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स के आदरणीय डायरेक्टर सर प्रोफेसर संजय कुमार झा को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय डायरेक्टर सर आज इस नेशनल सेमिनार में दो भूमिका निभा रहे हैं। प्रथम इस परिवार के मुखिया की भूमिका और द्वितीय एक वक्ता की भूमिका के रूप में भी वे आज हमारे साथ उपस्थित हैं। उनके वक्तव्य से पूर्व उनका संक्षेप में परिचय देना चाहूंगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर के बहुचर्चित भाषाविद प्रोफेसर संजय कुमार झा वर्तमान में एमिटी यूनिवर्सिटी हरियाणा में लिबरल आर्ट्स के निदेशक के रूप में कार्यरत है। आप एमिटी सेंटर फॉर संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज के प्रमुख, उत्तर भारत के कार्मिक भाषाई संघ के अध्यक्ष एवं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। प्रोफेसर झा ने मुंबई विश्वविद्यालय, डेक्कन कॉलेज पुणे और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अमेरिका से भाषा विज्ञान में महारत हासिल की है। प्रोफेसर झा ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे से रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय टोक्यो की यूनिवर्सल नेटवर्किंग लैंग्वेज और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की शब्दजार प्रोजेक्ट नामक दो प्रतिष्ठित यांत्रिक अनुवाद परियोजना के लिए कार्य किया। वर्तमान में आप शब्दकोश लेखन और भारतीय संस्कृति की दो प्रोजेक्ट के मुख्य संचालक हैं। अफ्रीका के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों जैसे गैरियोसिन विश्वविद्यालय लीबिया, हरामाया विश्वविद्यालय इथियोपिया आदि में आपने प्रोफेसर के रूप में कार्य करते हुए 129 शोध पत्र, 9 पुस्तकें और 12 पुस्तक अध्याय प्रकाशित किए। 10 भारतीय और 5 विदेशी भाषाओं को जानने वाले आप 4 अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं के मुख्य संपादक भी हैं। 15 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित प्रोफेसर झा एक संस्था निर्माता, स्पष्टवादी वक्ता, विचारक और सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के प्रखर विचारक हैं। मैं प्रोफेसर झा से निवेदन करूंगी कि वे अपनी दोनों भूमिकाओं का निर्वहन करें। प्रोफेसर झा। धन्यवाद सुप्रिया जी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर। 3 दिन पहले जब सुप्रिया जी इस संगोष्ठी के आयोजन को लेकर मुझसे मिली तो मेरे मन में ये प्रश्न आ रहे थे कि किस रूप में हम नारद जयंती मनाएं। नॉर्मली नारद जी मैसेंजर और फर्स्ट जर्नलिस्ट ऑफ द यूनिवर्स who used to exchange information by moving from one planet to another. लेकिन बात आती है कि क्या नारद जी के कम्युनिकेशन में सिर्फ इंफॉर्मेशन या सूचना का आदान प्रदान होता था या कुछ और? तो गहराई से सोचने के बाद मैंने पाया कि नारद जी के संवाद में इंफॉर्मेशन से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता था या सोशल कम्युनिकेशन होता था। बट फॉर व्हाट? टू क्रिएट एन इंटेलेक्चुअल सोसाइटी ऑफ हार्मनी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये उद्देश्य था। इस संदर्भ में मैं आप सबको एक छोटा वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि कैसे नारद जी डाकू रत्नाकर का व्यक्ति परिवर्तन करते हैं और उन्हें डाकू रत्नाकर से मुनि वाल्मीकि में परिवर्तित करते हैं। लेकिन सर्वप्रथम एमिटी यूनिवर्सिटी के इस वर्चुअल मंच पर उपस्थित सभी विद्वजन को मेरा सादर नमस्कार। ये कहते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज के इस संगोष्ठी में उपस्थित बहुमुखी प्रतिभा के धनी और राष्ट्रवाद से ओतप्रोत 3 विशिष्ट अतिथि जो हमसे जुड़े हुए हैं, वे अपने सिर्फ नाम को ही चरितार्थ नहीं कर रहे हैं
बल्कि वे अपने काम से भी, मैं कहूंगा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को खासकर लेकर के वे सतत प्रयत्नशील रहते हैं। अपनी अपनी विधाओं में अपने उत्कृष्ट कार्यों के बदौलत वे आज किसी परिचय या पहचान के मोहताज नहीं हैं। तथापि औपचारिकताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए मैं उनका संक्षिप्त परिचय देते हुए आगे बढ़ूंगा। सर्वप्रथम हमारे बीच उपस्थित हैं परम आदरणीय डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी, जिनके लिए मेरे दिल में अपार श्रद्धा है। नमस्कार जी। कई कारणों से श्रद्धा है मैं कहूंगा, और एक मुख्य कारण है कि आप पूरे विश्व में देव भाषा संस्कृत के दूरदर्शन व आकाशवाणी में सबसे प्रथम समाचार वाचक या न्यूज रीडर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व की कई विशिष्टताएं हैं जिस पे सुप्रिया जी विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगी। अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि एमईटी प्रांगण में आपके इस गरिमामयी उपस्थिति के लिए हम आपका दिल से सादर आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। और ऐसे महान विभूति के सम्मान में मैं सभा से निवेदन करूंगा कि करतल ध्वनि से डॉक्टर सागर जी का स्वागत करें। नेक्स्ट वी हैव प्रोफेसर पंकज मिश्र जी फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर मिश्र की विद्वता के बारे में मैं क्या कहूं। उनकी विद्वता के बारे में मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि 10 किताब पढ़ना बराबर है पंकज मिश्र जी से 10 मिनट बातें करना या 10 मिनट उनकी बातों को सुनना। जब भी भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर मेरे मन में कोई प्रश्न उठता है तो मैं 2-3 लोगों को संपर्क करता हूं तुरंत ही, जिनमें पंकज मिश्र जी प्रथम है मैं कहूंगा। सर, आज आपका इस संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत है। लेट्स वेलकम प्रोफेसर Mishra with a huge round of applause, please. Next, we have Dr. Prasun Mishra ji, a renowned journalist working for Sansad TV. Sir, we are truly grateful to you for your intellectual and scholarly presence with us today. Dr. Prasun ji की गरिमामयी उपस्थिति के लिए मैं सभा से निवेदन करूंगा कि जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी स्वागत करें। अतिथि परिचय के पश्चात मैं अपने सभी भारतीय प्रतिभागियों का भी स्वागत करता हूं इस संगोष्ठी में। जब भी मैं भारतीय शब्द का प्रयोग करता हूं तो मुझे एक गर्व की अनुभूति होती है, क्योंकि आपको ज्ञात हो कि हम भारत में हैं और हम भारत भी हैं। हम भारत में हैं, ये हमारी भौगोलिक दशा को दर्शाती है, और हम भारत भी हैं, ये हमारी मनोदशा को दर्शाती है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से, चूंकि मैं भाषा विज्ञान का छात्र रहा हूं इसलिए मैं हर चीज को भाषा विज्ञान की दृष्टिकोण से देखता हूं। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से भारत शब्द जो है, इट इज मेड अप ऑफ 2 संस्कृत सिलेबल्स, भा प्लस रत, जिसमें भा का अर्थ है आभा यानी ज्ञान, और रत का अर्थ है इफ यू आर बिजी इन एक्सप्लोरिंग समथिंग, दैट इज रत, या जिसे आप हिंदी में तल्लीन भी कहते हैं। तो भारत का अर्थ हुआ जो ज्ञान की खोज में तल्लीन रहे, वो है भारत। अब हम भारत को उच्चारण की भी दृष्टिकोण से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप उच्चारण की दृष्टिकोण से देखते हैं तो भारत में 3 उच्चारण की इकाइयां हैं, भा र त, जिसमें भा जो है वो सत्व गुण यानी ज्ञान का प्रतीक है, र जो है वो रजस गुण का यानी इच्छा शक्ति का प्रतीक है, और त जो है वो तमस गुण यानी क्रियात्मक शक्ति का प्रतीक है। तो ये है भारत शब्द की महिमा, जिसके उच्चारण मात्र से आप देखिए कि प्रकृति के तीनों गुणों का आह्वान हो जाता है।
अब हम आज के मुख्य विषय पे आते हैं, जो है सोशल कम्युनिकेशन। आज के विषय को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि खासकर मुझे एक और बात यहाँ पे ध्यान में आ रहा है कि आज से करीब 12-13 साल पहले मैंने मीडिया को लेकर के एक शोध पत्र लिखा था, और उस शोध पत्र का शीर्षक मैंने रखा था, इज मीडिया अ कर्स और नर्स टू सोसाइटी। यानी क्या मीडिया समाज के लिए अभिशाप है या वरदान है। विषय बहुत ही गंभीर है, जिसके लिए कम से कम 1-2 दिन की चर्चा चाहिए। यहां मैं संक्षेप में यही कहूंगा कि यदि मीडिया में या पत्रकारिता में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है या फेयरनेस नहीं है, तो मीडिया समाज के लिए अभिशाप है। और यदि मीडिया या पत्रकारिता में ऑब्जेक्टिविटी है, तो वह समाज के लिए वरदान साबित हो सकता है। आज के सोशल मीडिया के युग में मुझे लगता है कि हम सभी जर्नलिस्ट हैं, जिसे आप सिटीजन जर्नलिस्ट भी कहते हैं। मेरा यहां यह कहना है कि सामान्य जीवन में भी जब हम कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन या न्यूज लोगों तक पहुंचाते हैं, तो हमें ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ है कि you cover and report any news without using your own personal feelings or biases। यानी संवाद करते समय हम निष्पक्ष रहें। तो यह है हमारा आधुनिक दृष्टिकोण। अब हम ऑब्जेक्टिविटी को भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि आजकल चूंकि नई शिक्षा नीति जब से आई है, हम हर चीज को भारतीय ज्ञान परंपरा के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी की परिभाषा वहां पे थोड़ी अलग है। भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से अगर आप ऑब्जेक्टिविटी को देखें, तो हम पाते हैं कि प्राचीन भारतीय परंपरा में ये जो हमारा ऑब्जेक्टिविटी था, उसका उद्देश्य या कहिए कि समाचार का उद्देश्य जो था, वो सिर्फ इन्फॉर्म करना नहीं था। एक पत्रकार की जिम्मेदारी समाज को सिर्फ इन्फॉर्म करना नहीं था, बल्कि समाज को इन्फॉर्म करने के साथ साथ समाज को ट्रांसफॉर्म करना भी था। और इसी संदर्भ में मैं आपको, जैसा मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, कि एक छोटा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, जिसमें आप नारद और रत्नाकर के संवाद एवं उसके परिणाम पर थोड़ा गौर करें। तो मैं चाहूंगा कि ये वीडियो प्ले की जाए और उसके बाद 2 मिनट कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये 7-8 मिनट का वीडियो है। तो समय का अभाव है, अतः मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, इस उम्मीद में कि आप सभी ऑब्जेक्टिविटी या फेयरनेस पे पर्याप्त चिंतन करेंगे और समाज हित में जनमानस तक एक सृजनात्मक संवाद करेंगे। द वे ब्रह्मा पुत्र श्री नारद मुनि is an epitome of social communication। Similarly, आज के पत्रकार को समाज में मैं कहूंगा कि समाचार ही नहीं बल्कि सदाचार भी पहुंचाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। जी मैं बोल सकता हूँ 1 मिनट? जी 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 जी। बहुत अच्छा वीडियो दिखाया, क्लिपिंग दिखाई, और मैं प्रार्थना करता हूं, मैं गुजरात में चांदखेड़ा में गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में एक वर्कशॉप में हूं। अगर मुझे 2 मिनट समय देंगे, वर्कशॉप छोड़ के अलग कमरे में मैं बैठा हूं, तो मैं अपनी बात कह के आप लोगों से अनुमति ले लूं। जी जी सर। प्लीज जी जी प्लीज। सुप्रिया जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर सर। आपने बहुत ही सुंदर बात कही, और कि संवाद करते हुए हमें निष्पक्ष रहना चाहिए, और हमारी परंपरा हमें यही सिखाती है कि सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करना है, ट्रांसफॉर्म करना है,
समाचार ही नहीं, सदाचार की आवश्यकता है हमारे मीडिया के लोगों में, और हमें सदाचार ही इस लोक पे प्रसारित करना है। जैसा सागर सर ने कहा, हमने तो उनको वो काफी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरे तो बहुत ही बचपन से हम उनको देखते आ रहे हैं, तो उनका वक्तव्य मैं पहले कराना चाहूंगी क्योंकि वो बिजी हैं। तो बस एक छोटी सी नारद जी की बात कहना चाहूंगी कि नारद मुनि भगवान के भागवत मार्ग के प्रशस्त करने वाले देवर्षि हैं और 5 रात्र इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है। वैसे 25,000 श्लोकों वाला प्रसिद्ध नारद पुराण भी इन्हीं द्वारा रचा गया है। इसके अलावा नारद संहिता संगीत का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। नारद के भक्ति सूत्र में वे भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन करते हैं। इसके अलावा नारदीय उपपुराण संहिता, नारद परिवारकोपनिषद और नारदीय शिक्षा के साथ ही अनेक स्तोत्र भी उपलब्ध है। नारद जी के विषय में छोटी छोटी जानकारियां बीच बीच में देती रहूंगी। बस सागर जी से बात करते हैं। इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ता सूयन्ता प्रवाचकः। ये पंक्ति सुनते ही बचपन से ही एक ही नाम मानस पटल पर गूंजता है, डॉक्टर बलदेवानंद सागर। हमारा सौभाग्य है कि आज इस पटल पर अगले और प्रमुख वक्ता के रूप में विद्यमान है डॉक्टर बलदेवानंद सागर। आप संस्कृत पत्रकारिता और रंगमंच के एक प्रतिष्ठित विद्वान हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व संस्कृत पत्रकारिता परिषद दिल्ली के। प्रसारण, संवादन और अनुवाद में 45 वर्षों से अधिक का अनुभव रहा है आपका। आप दूरदर्शन समाचार में संस्कृत एंकर के रूप में सेवा करने वाले पहले व्यक्ति थे और ऑल इंडिया रेडियो में समाचार देने वाले तीसरे। आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में फैकल्टी के रूप में अनुवाद, उच्चारण, प्रस्तुति और सॉफ्ट स्किल पढ़ा रहे हैं। आपने कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। आपने भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कॉमन प्रोटोकॉल बुक का अनुवाद भी किया है। अप्रैल 2015 में अब तक आपने संस्कृत सीखो आधुनिक बनो के नाम से लाइव व्याख्यान श्रृंखला के तहत 106 से भी अधिक व्याख्यान दिए हैं। आपने संस्कृत पत्रकारिता इतिहास और इसके आधुनिक रूप पर संस्कृत में पहली पुस्तक भी प्रकाशित की है। मई 2017 से आप ऑल इंडिया रेडियो पर प्रधानमंत्री के मन की बात मनोगतम का संस्कृत में अनुवाद करने और प्रसारित करने की परियोजना में कार्य कर रहे हैं। सर, आपका इस पटल पर स्वागत है और आपसे आपके वक्तव्य के लिए अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आदरणीय संजय झा जी को सुन रहे थे और जो क्लिपिंग आपने दिखाई वो भी बहुत अच्छी और हृदय को छू गई कि किस तरह का व्यक्तित्व है जो दूसरे व्यक्तित्वों में परिवर्तन लाता है। आज का ये शुभ दिन है और बहुत अच्छा अवसर है। आपने सोचा कि नारद जयंती के अवसर पर हम सामाजिक संचार माध्यम या हमारा जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, उसके बारे में बात करें। एमआईटी विश्वविद्यालय के लिए मुझे खास मान और प्यार है क्योंकि बहुत ही सामाजिक जो एक आधारभूत परिवर्तन और शिक्षा का एक उद्देश्य होता है रचनात्मक, उसके लिए एमआईटी संस्थाएं बहुत काम कर रही है। अभी मंच पर विराजमान आदरणीय प्रोफेसर संजय झा जी और प्रोफेसर प्रसून कुमार मिश्र जी और मेरे अनुज और स्नेहास्पद प्रोफेसर पंकज कुमार मिश्र और जितने भी सब लोग जुड़े हुए हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं और इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। संयोग की बात है कि पीकेएम प्रसून कुमार मिश्र और पीकेएम पंकज कुमार मिश्र दोनों पीकेएम हैं, लेकिन एक दूसरा संयोग है। आप देखिए कि संजय झा एस है उसमें और सागर मैं भी एस हूं, ये भी संयोग है। लेकिन एक तीसरा जो संयोग है वो सुप्रिया संजू, वो 2 एस है
तो ये सारा जो है ध्वनियों का अद्भुत मिश्रण है जो हमारी सामाजिक कम्युनिकेशन को जोड़ता है और हमें इस तरह से भावनात्मक रूप से जोड़ता है। मैं आपका ये मुझे भेजा सुप्रिया जी ने, तो मैं देख रहा था, तो मैंने कहा नामों में ही इतनी एकात्मकता है, अगर हमारे पत्रकारिता में ये बात हो जाए, जैसे अभी आपने ऑब्जेक्टिविटी की बात की झा जी, तो बिल्कुल। और खास करके जब हम नारद जयंती के समय पर ये बात कर रहे हैं, तो मुझे श्रीमद् भगवद गीता के 10वां अध्याय जो विभूति योग है, जिसमें योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि पहाड़ों में हिमालय में हूँ, नदियों में गंगा में हूँ, ऋतुओं में वसंत ऋतु में हूँ, तो वो कहते हैं देवर्षिणाम च नारदः, देवर्षियों में मैं नारद हूँ। तो साक्षात परमात्मा की विभूति है और उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र, अभी जैसे सुप्रिया जी ने बताया कितना सारा काम किया है। और भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र तो एक प्रामाणिक हमारी उपासना पद्धति का एक ग्रंथ है, मानदंड है, जिसके आधार पर इस मार्ग पर चलने वाले साधक बहुत ही संबल पाते हैं। तो प्रभु की विभूति नारद है और उनके बारे में जो कुछ चलचित्रों में या दूसरी तरह से उनको बताया गया है, वो तो एक मनोरंजनात्मक ढंग से, लेकिन उसके पीछे जो एक व्यक्तित्व का बल होता है कि पूरे विश्व के, ब्रह्मांड के जितनी घटनाएं हैं उसके समाचार वो सब जगह पहुंचाते हैं। और रचनात्मकता और ऑब्जेक्टिविटी उनका लक्ष्य है। हम लोग संस्कृत पत्रकारिता की जब क्षेत्र में काम करते हैं, अध्यापन करते हैं या रिसर्च करते हैं या इस तरह कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं, तो सामान्य रूप से पत्रकारिता के 3 या 4 लक्ष्य बताए जाते हैं जो आज के समय में, कि सूचना दी जाए, मनोरंजन किया जाए, अगर कोई सरकार या कोई सत्ता या कोई और है तो वो अपने कार्यक्रमों के बारे में बताए, और इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो, ये पत्रकारिता के लक्ष्य के रूप में बताया गया है। लेकिन आज 21वीं शताब्दी की इस तीसरी दशाब्द में हम देखें कि पत्रकारिता व्यवसाय हो गया है, और व्यवसाय होने के कारण जो हमारा लक्ष्य है, समाज को संरचनात्मक दिशा निर्देश देना, वो हम भूलते जा रहे हैं। तो इसमें हमें काम करना है, और जितने भी लाइक माइंडेड, समान धर्मा बुद्धिजीवी हैं, वो इस क्षेत्र में काम करके इस बात को सामने ला सकते हैं, और हो रहा है। अब पिछले 20, 25, 30 वर्षों में जो सूचना क्रांति के कारण ये क्षेत्र में जो एक गति आई है, और एक तरह से आपस में हम अभी जैसे कहीं भी है, भौगोलिक और समय की सीमाओं को पार करके प्रातिभाषिक रूप से, आभासी रूप से मिलते हैं, जुड़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इस सामाजिक कम्युनिकेशन में परिवर्तन आया है। और ये परिवर्तन शुभ हो, सत्य हो और मंगलमय हो, सत्यम शिवम सुंदरम जो हमारा लक्ष्य है उस प्रकार का हो, तो हम सोचते हैं कि हम इस बारे में आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, पूरे विश्व में इस प्रकार का परिवर्तन आया है, लेकिन भारत जो कि विश्व गुरु था, है और रहेगा, वो इस बारे में पूरे विश्व को मार्गदर्शन और प्रेरणा दे सकता है कि हम सामाजिक संचार माध्यमों का प्रयोग समाज के हित के लिए करें, सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहे, शिक्षा रचनात्मक हो, और समाज में ज्यादा से ज्यादा समरसता और सामंजस्य हो। जो कार्य एमआईटी संस्था कर रही है, दूसरे विश्वविद्यालय कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे समर्पित समाज के अग्रणी नेता लोग और विचारक लोग कर रहे हैं, बुद्धिजीवी शिक्षाविद लोग कर रहे हैं, तो ये कार्य सामाजिक कम्युनिकेशन के माध्यम से और अधिक गति के साथ किया जाता है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं और कई बातें कहना चाहता हूं, लेकिन मैं दूर हूं और एक कार्यशाला में हूं, तो अपनी इतनी बात कह के आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने अवसर दिया। धन्यवाद। सुप्रिया, ऐसा लग रहा है कि डिस्कनेक्टेड हैं सुप्रिया जी, और
संजय सर जी दोनों लोग डिस्कनेक्टेड हैं। तो मधुकर मिश्र जी हैं जो एमिटी यूनिवर्सिटी से हैं। कोई तब तक संचालन का जिम्मा ले, अन्यथा बीच में आज ये संवाद के प्रमुख जो दिन है उसमें एक संवादहीनता की स्थिति ना आ जाए। Sir, sorry to interrupt you. There is some network issue. Yes, I can understand. Yes, Yes, I can please. understand. तो Sir, इसीलिए I लेकिन request- कोई एक बीच में अगर Yes. बोलते रहेंगे ना तो Yes, लगेगा I- कि कुछ हो रहा है। Sir, request you to please stay connected with us. We try to resolve this issue. No Please. problem. Just we are waiting here. And in the meantime, अगर सर आप ही कुछ हल्की 2-3 लाइन कुछ अगर बीच में संवाद कायम करने के लिए सुनाएं तो अच्छा रहेगा। मैं कुछ और बोलूं पंकज? हाँ नहीं जरूर सर, जब तक आ नहीं अच्छा, जाते हैं। ठीक हाँ है, जब बिल्कुल तक आप बोले आप जी, बोले जी, हम लोग जी, या सुनना मुझे चाहते आप हैं आपको। बताएंगे तो मैं फिर उसका उपसंहार कर दूंगा। हाँ, मैंने तो एक आप सब विद्वज्जनों के सामने हूँ, त्वरा में जो भी बात कही है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि संस्कृत पत्रकारिता, सामाजिक कम्युनिकेशन एक बहुत ब्रॉड शीर्षक है, लेकिन हम चूंकि संस्कृत से बहुत जुड़े हैं और उस क्षेत्र में विशेष काम कर रहे हैं, तो सोशल कम्युनिकेशन में संस्कृत कम्युनिकेशन या संस्कृत पत्रकारिता का क्या स्थान है, इस पर भी विस्तार से हम और बात कर सकते भी है। तो जैसे कि मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगा, मेरे प्रिय अनुज पंकज मिश्र जी हैं, हम लोगों ने बहुत सारे संस्कृत नाटक किए हैं, और संस्कृत नाटक माने नाट्य शास्त्र को का अनुसरण करके नाट्य शास्त्र की जो हमारी समृद्ध विधा है उसको और संस्कृत भाषा दोनों को प्रचलित और प्रसारित और लोकप्रिय करने का हमारा एक प्रयास था। तो नाट्य शास्त्र में भी जो विधाएं, जिस प्रकार अभिव्यक्ति की बात है, और अभिनय 4 प्रकार का होता है, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक, तो वो भी सामाजिक कम्युनिकेशन का एक हम अभिव्यक्ति का माध्यम है, या कैसे अभिव्यक्ति होनी चाहिए उसका एक प्रमाण है। और इसी बात को लेकर पंकज जी, आपने भी कई बार सुना होगा कि मैंने जहां भी मंच मिला तो कहा है कि हमारी जो नई जैसे शिक्षा नीति की बात हुई है, तो जो बच्चों का 2री, 3री, 4थी क्लास में भी नाट्य शास्त्र का कुछ अंश जरूर रखा जाए और प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाया जाए। क्यों? कि यही अवस्था है जब बालक का पूरा विकास होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, शरीर उसका बनता है, वाणी उसकी बनती है, शिक्षा के संस्कार उसमें इम्बाइब हम करते हैं। तो उस समय नाट्य शास्त्र के हिसाब से अगर उसको पता चले कि मैं जो आंगिक मेरा अभिनय है, मेरी शरीर, बॉडी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, मुझे कैसे बोलना है माता पिता के सामने, परिवार में, मित्रों में, क्लास में, टीचर के सामने, आंगिक बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए मेरी, ये अगर बच्चे को बताया जाए, वाचिक बोलना कैसे, शुद्ध उच्चारण करना, अपनी बात को एक्सप्रेस करना, तो वो वाचिक बात उसको बताई जाए, और सात्विक माने जो स्टेज प्रॉपर्टी या आहार्य है, उसका कॉस्ट्यूम है, पहनना, कपड़े कैसे पहनना चाहिए, इस बात का उसको बताया जाए, और सात्विक माने भाव अभिव्यक्त करना चेहरे पे। तो ये थिएटर का कुछ अंश, जैसे हमने एनवायरनमेंट को रखा कोर्स में, कंप्यूटेशनल साइंस को रखा, और नए नए विषय हम अब बच्चों की एजुकेशन में, प्राइमरी में जो मतलब हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें रखते जा रहे हैं, वैसे रंग कर्म को भी रखना जरूरी है, और सोशल कम्युनिकेशन के संदर्भ में ये जरूरी है, क्योंकि बच्चा तब उसके व्यक्तित्व का पूरा विकास प्रमाण के साथ और प्रोपोर्शनेट ढंग से कर सकता है। और इसी बात को लेकर हम लोगों ने संस्कृत नाटकों में आगे कई नाटक किए और अभी भी करते हैं, और नाट्य शास्त्र में जो सामाजिक कम्युनिकेशन की बात कही है रंग कर्म के द्वारा, तो उसमें जैसे हमारे संस्कृत नाटक है या और भाषा के नाटक है, उसमें एक संदेश होता है, और समाज कैसा हो, समाज में समरसता कैसी हो, कुटुंब है तो कुटुंब में प्रत्येक व्यक्ति के बीच में कैसे संबंध हो, इसके बारे में भी विस्तार से किस तरह से हम अपनी बात को कह सकते हैं, छोटे बड़ों के प्रति आदर व्यक्त करते हैं, बड़े छोटों के प्रति स्नेह व्यक्त करते हैं, तो उसमें किस तरह की भाषा, क्योंकि आजकल हम ये सामाजिक संचार माध्यमों के कारण बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है, आप सब विद्वान लोग अनुभव करते होंगे, नकारात्मकता,
चाहे वो सामाजिक संचार माध्यमों में हो या हमारा पारिवारिक हमारे माध्यम हो उसमें हो, या हम जो किसी क्षेत्र में शिक्षा का क्षेत्र हो, नेगेटिविटी की वजह से बहुत सारी चीजें नकारात्मक होती जा रही है और वो ऑब्जेक्टिविटी या रचनात्मकता या सकारात्मकता हमको कम मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में हम महर्षि देवर्षि नारद से प्रेरणा लेकर और सामाजिक कम्युनिकेशन के संदर्भ में इस बात को प्रतिष्ठापित कर सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सुप्रिया जी बीच में जुड़ी थी, फिर वही टेक्निकल ग्लिचेस के कारण नहीं है। तो क्यों ना इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगर प्रसून जी, मैं तो मेरे पास आपका ज्यादा वो परिचय है नहीं तो मैं आपको परिचय इंट्रोड्यूस बाद करता। में बीच में सुप्रिया हाँ। जी जुड़ेंगी तो कर देंगी। जी 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 अभी जी, तो जरूर हम जरूर। समझते हैं कि बलदेवानंद सागर जी से एक प्रश्न तो करना ही चाहिए कि हाँ। नाटक के माध्यम से और सोशल कम्युनिकेशन की जो प्रतिस्थापना की बात कही है उसको थोड़ा सा और आप खोलें। जी ये जी बड़ा जी, अच्छा बिल्कुल विषय बिल्कुल। है। थोड़ा विस्तार मैं देता हूं। आपने कहा बड़ी नम्रता के साथ, रंग कर्म जो कि एक हमारी बहुत ही पुरानी परंपरा या पूरे विश्व में है, नाटक थिएटर के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो मूल रूप से हमारी अभिव्यक्ति का साधन है, जिसमें हम नव रस में क्या अनुभव करते हैं और उन रसों को कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं उसको रंग कर्म में, और अब आधुनिक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से पिक्चरों में या विजुअल माध्यम में देखते हैं। तो एक व्यक्ति जो मन की बात कहना चाहता है, या तो कवि है तो कविता बना के वो करेगा बात को, अगर गायक है तो गायक के रूप में फाइन आर्ट्स के माध्यम से गीत गा के कहेगा, लेखक है तो लेख लिख के करेगा, लेकिन अभिनेता है तो अपने अभिनय के माध्यम से, रंग कर्म के माध्यम से उस बात को कहेगा। तो नाट्य शास्त्र में जो कि पंचम वेद है, 4 वेद और 5वां वेद भरत नाट्य शास्त्र, जिसमें इस विधा को इतना जनरलाइज कर दिया है। वैसे तो आरंभ में भरत मुनि ने बताया है कि किस प्रकार से ज्ञान की जो हमारी परंपरा है, जिसमें चारों वेद और उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ वो सब जिनको पढ़ने का अधिकार था, या सामाजिक व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे थे जो छूट जा रहे थे, तो उनके लिए नाट्य शास्त्र का निर्माण किया और नाट्य शास्त्र के द्वारा उनको ज्ञान हो, उनको जीवन की जो सूक्ष्मता है या आध्यात्मिकता है या साधना पद्धति है इसके बारे में भी ज्ञान हो, ये भी पता चले। लेकिन धीरे धीरे जिस रंग कर्म का प्रचार होने लगा और सुदूर, क्योंकि स्टेज बनाना यानी कि जो विकृष्ट मध्यम स्टेज की जो परिकल्पना की गई है और बात बताई गई है कि कहीं भी रह के ओपन एयर थिएटर या कवर्ड थिएटर या केवल एक मंच बना के आप नाटक कर सकते हैं, जिसमें जो एक्टर है, जो प्रयोक्ता है, वो अपनी बात कहेगा संवाद के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने डायलॉग के द्वारा, अपनी कविता के द्वारा। तो वो रंग कर्म, फिर उसको बॉडी लैंग्वेज माने अभिनय करना है। मैं युवा हूं लेकिन मैं एक वृद्ध का अभिनय करूंगा, मैं एक बहुत ही साधारण हूं लेकिन एक राजा का या सैनिक का अभिनय करूंगा। तो उस तरह से मेरी शरीर की जो भाषा है, शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए, मेरा कॉस्ट्यूम कैसा होना चाहिए, मेरी वाणी और मेरी डायलॉग डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, ये सारी बातें, और उसमें फिर रस की बात आ जाती है। तो ये अल्टीमेटली समाज में कोई बहुत अच्छा ऑरेटर है मान लीजिए और बहुत अच्छा भाषण देता है, तो वो सामाजिक कम्युनिकेशन में उसको एक महारत हासिल है। उसी तरह से रंग कर्म ये हमें सिखाता है और प्रशिक्षण देता है कि किस तरह से हमें अच्छी अभिव्यक्ति अपने विचारों की, अपनी बात की, अपनी भावनाओं की हम कर सकते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, अपने कॉस्ट्यूम के द्वारा, अपने संवाद के द्वारा और अपने मुख के भावों के द्वारा। तो उस संदर्भ में मैंने आदरणीय प्रसून जी इस बात को कहा था कि नाट्य कर्म भी बहुत जरूरी है व्यक्तित्व के विकास के लिए और सामाजिक संप्रेषण के लिए भी ये आवश्यक है। संक्षेप में मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। अब प्रोफेसर संजय जी जुड़ गए हैं और जैसा कि मुझे आदेश हुआ था वो डिसकम्युनिकेशन के कारण कि प्रसून जी अब अपनी बात आगे बढ़ाएं, लेकिन सर आप आ गए तो आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मैं ऑडियो ठीक नहीं आ रहा सर, आप अनम्यूट हो लीजिए। संजय जी अनम्यूट हो जाइए, हाँ। म्यूट है।
वो फिर डिस्कनेक्टेड हो गए। तो मुझे वहां से उन्होंने सूचना दी थी कि प्रसून जी आप अगर अपनी बात आगे बढ़ा सके, हालांकि हाँ आ गई सुप्रिया। प्रसून जी को इंट्रोड्यूस करते हुए प्रोग्राम को बढ़ाइए, अनम्यूट कर लीजिए। जी क्षमा चाहूंगी, ये इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा सा हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो गई थी। और धन्यवाद पंकज सर, आपने संभाल लिया। जैसा मैंने कहा था कि नारद जी के विषय में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी फिर से आप लोगों को, कि देवताओं के ऋषि होने के कारण नारद मुनि को देवर्षि कहा जाता है। प्रसिद्ध मैत्रेयणी संगीता में नारद जी को आचार्य के रूप में देवर्षि माना जाता है। दक्ष संसार की शिक्षा दी पर नारद के विषय में तो मैं आगे बताती हूँ कि प्रसून के बारे में बताती हूँ कि आप वर्तमान में संसद टीवी के वरिष्ठ पत्रकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप दैनिक जागरण और हिंदुस्तान समाचार पत्र के व्यूअर हैं। आप सुप्रिया, आपकी आवाज नहीं आ रही है और मैं डॉक्टर प्रसून जी से निवेदन करूंगा, जैसा कि मुझे आदेश प्राप्त हुआ है। हाँ, आपकी आवाज ऑडियो में भी प्रॉब्लम है सुप्रिया, बीच बीच में वो मेटेलिक को च्यूं च्यूं आवाज आ रही है। तो मैं चाहूंगा कि प्रसून जी आप मंच को संभालें और आज इस नारद दिवस के अवसर पर जो अपना विषय है, जो सोशल कम्युनिकेशन, इसको आधार बना करके आप अपने विचार को अभिव्यक्त करें। और मैं पुनः ये इस चीज की क्षमा प्रार्थी होते हुए एमईटी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि कुछ वहाँ टेक्निकल ग्लिचेस आ गया है, इसलिए कम्युनिकेशन प्रॉपरली चैनल जो है अपना एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। जब ये आएंगे तो आपका विधिवत जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम है वो आपसे आपका वो स्वागत करेंगे सुप्रिया जी। तो प्लीज आप कैरी कीजिए, कंटिन्यू कीजिए डॉक्टर प्रसून जी on this special occasion. सौभाग्य की बात है कि सुप्रिया जी भी दिखाई दे रही हैं, संजय जी भी दिखाई दे रहे हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। कुछ बोल रहे हैं कुछ जी? हाँ हाँ, तो अब जब एमआईटी यूनिवर्सिटी की बात आती है तो फिर होता है कि बोलना क्या है, यहाँ तो अपनों से अपनी बात करनी है। तो संस्कृत और पत्रकारिता, लेकिन उसमें से 10 सेकंड 20 सेकंड के बाद फिर से मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। कोई बात नहीं है, मेरी आवाज पहुंच जाएगी तो हो जाएगा काम। बिल्कुल नहीं, हम आपका रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे, क्योंकि नोएडा में तो वे लोग देख पा रहे हैं, हमारे यहाँ ये दिक्कत हुई है आज और पहली बार ऐसा हुआ है। पता नहीं हम टेक्नोलॉजी के गुलाम हो गए हैं। मुझे लगता है कुछ दूसरा विकल्प भी हमें। जी तो संस्कृत और पत्रकारिता, इन दोनों पदों को जब जोड़ते हैं तो उसके अभिभावक के रूप में हमारे पास एक ही नाम आता है, डॉक्टर बलदेवानंद सागर। और इस संस्थान के डायरेक्टर संजय जी, प्रबुद्धों के प्रबुद्ध श्री पंकज जी, आप लोगों से कई बार मिलना और आप लोगों को सुनने का मौका लगा है। बड़ी प्रेरणा मिलती है इन बातों से। सुप्रिया का उत्साहवर्धन तो अद्भुत है। आज इस उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले चर्चा करता हूं, एक कैनेडी नाम के राष्ट्रपति हुए थे अमेरिका में। तो ऐसे लोकतंत्र की बहुत सारी परिभाषाएं लोग गढ़ते हैं, लेकिन एक बार वो बोलते बोलते बोल गए थे, जिसको कि परिभाषा के रूप में अब लोग कोट करते हैं कि पीपुल गेट द गवर्नमेंट विच दे डिजर्व। हम जैसे हैं हमें वैसी ही सरकार मिलेगी। अब अगर हमको अच्छी सरकार चाहिए तो हमें अच्छा होना पड़ेगा।
और इसका उदाहरण मैं इसलिए इस समय कोट किया हूं कि आज आप किसी भी अखबार के फ्रंट पेज को देख लीजिए कि केरला स्टोरी को बंगाल सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। कहां गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसके लिए ये सब लोग चिल्लाते रहे कि भारत के हित के विरोधी जब बात कर रहे हैं और उन पर किसी प्रकार से किसी ने आक्षेप किया तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात उठ खड़ी हुई। और भारत और मानवता के हित की बात, मैं मानवता हित शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि मानवता के हित की बात अगर कोई करता है और इनकी राजनीतिक मंशा पर कहीं से आघात होता दिखता है तो उसमें इनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नजर नहीं आती है, उसे बैन कर देते। इसलिए समाज को पत्रकार के रूप में आज पूरी तरह से जागरूक होने की जरूरत है। जैसे सामान्यतया गाड़ी चलाने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है और समाज के सभी व्यक्ति को इसकी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, सबको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। आज के समाज में सोशल कम्युनिकेशन के लिए एक पूरी ट्रेनिंग की जरूरत पड़नी चाहिए। इसका दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। पंकज जी कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, मैं इसका दूसरा उदाहरण देता हूं कि जंतर मंतर के पास बैठे पहलवानों का धरना लगभग समाप्त होने पर उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं था, सारे मुद्दे खारिज हो गए कि वहां पर 27-28 यूट्यूबर्स पहुंच गए और फिर उसके उन्होंने जगाए। ये अजब स्थिति है। इसलिए मैंने कहा कि पत्रकारिता को पूरी तरह से ट्रेनिंग के रूप में समाज में लाना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में हर एक के पास कम्युनिकेशन का साधन तो है, कम्युनिकेशन साध्य है, किस प्रकार और कहां जाना है ये जानना इन सबके लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए सत्य क्या है और तथ्य क्या है, इन दोनों बातों को लेकर चलना चाहिए। कई बार सामने में हम लोग को बताया जाता है कि पॉजिटिव पत्रकारिता होनी चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, हम लोग समर्थन भी करते हैं, पॉजिटिव पत्रकारिता होनी चाहिए, केवल निगेटिविटी नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन ये पॉजिटिव पत्रकारिता का एक दूसरा रूप भी सामने कभी कभी आता है। बचपन में 2 लाइन कहीं याद है मुझे, पढ़ा था कि मलबे से मकान के हाथ बहुत निकले थे, मलबे से मकान के हाथ बहुत निकले थे, किसी ने कहा तूफान को रोकने की बड़ी कोशिशें हुई। ये एक पॉजिटिविटी, ये जो एक पॉजिटिविटी नाम की विडंबना है, ये हमारे यहाँ धीरे धीरे घर कर गई है, इसको भी निकालना पड़ेगा। इस चीज का उल्लेख मैंने इसलिए किया कि आप ऐतिहासिक तथ्यों को देखिए तो पॉजिटिव रूप से कैसे कैसे लोगों ने बिठाया है। एक इतिहासकार हुए थे, उसने कहा कि सोमनाथ का मंदिर बाप रे बाप अट्टालिकाओं से भरा पड़ा है, अगर कहीं भूकंप में गिर गया तो बहुत लोग मर जाएंगे, इसलिए आक्रांता आए थे और उन्होंने तोड़ दिया था। ये भी एक पॉजिटिविटी बताने की कोशिश हुई। ऐसे ही आक्रमणकारियों के शासन का महिमा मंडित करके लोगों के बीच में उनको अच्छा बताने के लिए बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट डाल दिए गए थे। इसलिए मैंने कहा कि मलबे से मकान के हाथ बहुत निकले थे, किसी ने कहा तूफान को रोकने की बड़ी कोशिशें। ये गुलाम मानसिकता की जड़ है और गुलाम मानसिकता कभी भी देश में संप्रभुता, अखंडता, एकता और स्वाभिमान को पनपने नहीं देती। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इस संसार में आइंस्टीन ने किसी वैज्ञानिक की बहुत प्रशंसा की तो हुए थे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। अब डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के कार्य क्या थे? उन्होंने बेतार का तार बनाया, प्रेसिडेंसी कॉलेज में रहते थे, घर आते थे, नदी के पार एक छोटी सी नदी बहती थी और उस पार उनका घर था, पत्नी नाव लेके आती थी। जब ये घर उस नदी के दूसरे किनारे पर आ जाया करते थे तो वहां से ये फोन से सिग्नल देते थे और तब पत्नी वहां से नाव लेके चलती थी, फिर इनको घर ले जाती।
लेकिन प्रेस ने क्या किया उस समय, मीडिया ने क्या किया, संचार माध्यमों ने क्या किया कि इस महान आविष्कार की चर्चा की ही नहीं, और की भी तो कहीं छोटी छोटी जगह, थोड़ी सी जो लोकल अखबार थे एक दो, उसने की। फल क्या हुआ कि गुलाम देश का प्रेस शांति से रहा। मार्कोनी जैसे, जिन्होंने कथित रूप से चोरी की थी इनके डायग्राम को, प्रेस ने इतना उछाला कि उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। और उसी मार्कोनी के लिए नोबेल कमेटी ने फिर से एक बैठक की और कहा कि हमें विचार करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार देना चाहिए या नहीं। लेकिन मिल तो गया, जगदीश चंद्र बसु को तो नहीं मिला। ये मानसिकता है गुलाम देश की मीडिया की। इसलिए मीडिया हो और बहुत ही सकारात्मक हो, स्वतंत्र हो, लेकिन आगे क्या करना है ये भी उसके ध्यान में आना चाहिए। चोल महाराज थे ना, उन्होंने बृहदारण्येश्वर मंदिर बनाया, तो जब मंदिर बन रहा था तो उस क्रम में वो निकले तो एक मजदूर से पूछते हैं, क्या कर रहे हो भाई? बोल, देख नहीं रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं। महाराज ने सोचा कि अच्छा, इसको केवल अभी का ज्ञान है। दूसरे मजदूर के पास गए, बोला कि कुछ नहीं, हमें तो पत्थर तोड़ना है, रात भर में कम जो खाना पीना बनता है, रात में जाकर पत्नी के हाथ में पैसा देना है। इन्होंने सोचा चलो इसको दिन भर का अंदाज है, इनको दिन भर की जानकारी है, इतनी ही सोच है। फिर एक और व्यक्ति से वो मिले, बोले महाराज ये बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है, भारतीय संस्कृति की नींव पड़ने वाली है, वास्तु और विज्ञान का धरोहर यहाँ पर दिखाई देगा। इनको समझ में एक बात आई कि इसको आज का भी ज्ञान है, इसको आने वाले कल का भी ज्ञान है, और भविष्य में क्या होना है इसका भी ज्ञान है। हम पत्रकारों के साथ यही बात जुड़ी हुई है, हमें आज का भी ज्ञान होना है, हमें कल का भी ज्ञान होना है, और आने वाले समय में भारत कहाँ जाएगा, दुनिया को किस ओर ले जाना होगा, इसका भी हमें ज्ञान होना ही चाहिए। भारत का संपूर्ण शास्त्र पत्रकारिताओं से भरा पड़ा है। आप देखेंगे प्रश्न और उत्तर से सारे शास्त्र लिखे गए। आप दूसरे किसी भी अन्य संप्रदाय या धर्म में जाएंगे तो वहां वन वे है, आप पूछ नहीं सकते, जो कहा गया वो मानो, नहीं मानते हमारे नहीं हो। हमारे यहाँ मन में जितना प्रश्न है पूछो, जो कर रहे हो उसमें से जो कंफ्यूजन उत्पन्न होगा वो प्रश्न के रूप में आएगा, निश्चित पूछो। महाभारत संवाद पर लिखा गया, गीता संवाद पर लिखी गई, सारे उपनिषद संवाद पर लिखे गए, और प्रश्नों के लिए तो प्रश्नोपनिषद ही समर्पित कर दिया गया। ये शास्त्र प्रश्न आधारित है, कहीं भी वन वे नहीं है, टू वे है। पूछिए, जानिए, और जैसा सोच सकते हैं वैसा कीजिए। यथा इच्छसि तथा करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा था, हमने ये भी बता दिया तुमको, वो भी बता दिया, विराट रूप भी दिखा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझको फॉलो करो, तुम वो करो जो तुम अच्छा सोच रहे हो। जी, संसार का जितना ज्ञान हो सकता था वो तो हमने तुमको दे दिया। अब एक बात जो मुझको कहनी थी, जिसको मैंने जगदीश चंद्र बसु से जोड़ा था, कि विज्ञान और पत्रकारिता इसका अभाव है। जब गॉड पार्टिकल आया था तो बड़े बड़े लेख हमने देखे थे, लेकिन आज भी दर्शकों के बीच में कभी चर्चा कीजिए कि ये गॉड पार्टिकल का कॉन्सेप्ट नोट क्या है, ये है क्या, तो शायद ही कोई बता पाए। क्योंकि गॉड पार्टिकल समझने वाले पत्रकार उस समय थे या नहीं थे मुझे नहीं पता ठीक से, लेकिन जितने लोगों ने लिखा उसमें इस कॉन्सेप्ट नोट की चर्चा नहीं की कि एक ऐसा सूक्ष्म से सूक्ष्म पार्टिकल लोगों ने खोजा है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई होगी, ऐसा माना गया। क्योंकि भगवान संसार सारे ब्रह्मांड की रचना करते हैं, और इस पर्टिकुलर पार्टिकल्स के गुण और अवयव यथा पिंड तथैव भव उस पिंड में मौजूद है, इसलिए इसका नाम गॉड पार्टिकल कर दिया गया था। इसकी चर्चा मैंने काफी जगह पर खोजी, मिला नहीं।
और मेरा तो विषय ही है पीएचडी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिफ्लेक्टेड बाय महाभारत इन्फ्लुएंस्ड कम्युनिकेशन। अद्भुत है विज्ञान से कम्युनिकेशन करना। चलम यथा दृष्टि परंपरयता सूक्ष्मम महद रूपम विभाति। अरे ऐसा मशीन है, ऐसा शीशा है, ये बहुत छोटी चीज बहुत बड़ी दिखती है। वैसे ही जब साधक अपने मन को चित्त में स्थिर करता है, आत्मा को का दर्शन करता है, तो वो छोटा सा जीव आत्मा के स्वरूप में बहुत सूक्ष्म, बहुत बड़ा विस्तार रूप में दिखाई देता है और तुम विराट रूप का दर्शन करते हो। टेक्नोलॉजी से अध्यात्म को समझाना, ये कितनी विशद बात थी कि संसार में कहीं किसी ने लिखने का सामर्थ्य ही नहीं किया कि टेक्नोलॉजी से समझा दें। एक जगह चर्चा आती है महाभारत में कि गर्भ में छोटा सा बच्चा कैसे रहता है। बोला कि अरे पिघले हुए मेटल को तुम किसी बर्तन में डाल दो, पिघले हुए मेटल को किसी बर्तन में डाल दो तो बर्तन का आकार ले लेता है। वैसे ही जब जीव की सृष्टि होती है तो गर्भ में उस तरह से बच्चा दिखता है, वैसा हो जाता है। गर्भ का गर्भ छोटा है तो बच्चा का रूप छोटा, गर्भ बड़ा है तो बच्चा का रूप बड़ा, गर्भ का जैसा साइज है वैसा हो जाएगा। इतनी बड़ी चीज को समझाया कैसे? अध्यात्म, संसार और टेक्नोलॉजी। कि पिघले हुए मेटल को किसी बर्तन में कैसे रख सकते हैं भाई, एलॉय चाहिए। यानी एलॉय इतनी सहजता से बात कर रहे हैं तो इस एलॉय का निर्माण कितनी सहजता से होता है। और पिघला हुआ मेटल निश्चित रूप से उन सबको जानकारी में होगा कि भाई सोना पिघलाना है तो 2200 चाहिए, लोहा पिघलाना है तो 1800 डिग्री चाहिए, चांदी पिघलाना है तो 2000 डिग्री चाहिए। ध्यान में तो होगा, तब तो इतना बड़ा काम कर रहे थे। यानी टेक्नोलॉजी से अध्यात्म को और सांसारिक व्यवहार को समझाना, ये आज की हम सबकी जरूरत बन गई है। क्योंकि आने वाला समय केवल और केवल टेक्नोलॉजी का है, हो ही गया है। रास्ता चलते भी हैं तो हम गूगल लगा के ही चलते हैं, रास्ता चलते हैं, बात करते हैं, वर्चुअल मीटिंग हो रही है, सबसे ज्यादा मीटिंग तो वर्चुअल ही हो रही है। पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में है, एक छोटा सा डब्बा। जैसे उस समय लिखते थे ना कि टॉर्च के लिए लिखा था रामवृक्ष बेनीपुरी ने कि बस जेब में एक डब्बा रखो, भुक, और अंधकार का साम्राज्य गायब। वैसे ही एक डब्बा अपने पॉकेट में मोबाइल नाम का रखिए, पूरा संसार आपकी मुट्ठी में। और इन सब चीजों को आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि इन सब का निदान करने के लिए समय समय पर एक व्यक्ति आता है, उसको नारद हो। जहां जरूरत है ठीक वहीं पर पहुंचे। आने वाला समय कैसा होना चाहिए वो बताने के लिए इशारा करके चले गए। महाभारत में लड़ाई हो गई, सब कुछ विध्वंस हो गया। अब बलराम कहीं नहीं थे उस युद्ध में। कृष्ण का भाई बलराम युद्ध में नहीं आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? उसकी जरूरत है भाई। भीम उनका शिष्य है, दुर्योधन उनका शिष्य है। जिंदगी भर वो रटते रहते कि किसने गलत किया, किसने सही किया। तो क्या किया नारद जी ने? धीरे से कहा कि भाई तुम भी चलो, जानते हो क्या हुआ है। अब बड़ा मुश्किल में पड़ गए बलराम जी। बलराम जी ने उसमें चर्चा भी की थी। कैसी चर्चा की थी? नृत्ये गीते व कुशलो देव ब्राह्मण पूजिता, प्रकृता कलहीना च नित्यम च कलह। गाते भी हैं, नाचते भी हैं, बीना भी बजाते हैं, बात बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन सुलभा राजा सत्ताम प्रिय वादन, मतलब अप्रिय बात भी मीठी बात में ये कर जाते हैं। और कहते हैं कि बलराम चलो उपस्थित हो, देखना है तुम्हें वहां क्या हो रहा है। बलराम को ले आते हैं। यानी जहां जिसकी जरूरत है, जब जिसकी जरूरत है, जिस जगह पर पहुंचना है, किसको सटीक जानकारी देना है, समाज को आकाशवाणी के द्वारा देना है या व्यक्ति, राजा, ऋषि, महर्षि, मुनि उस रूप में देना है। अलग अलग रूप में जाते हैं, गुस्सा भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं, श्राप भी देते हैं। वो सब कुछ एक जो पत्रकार कर सकता है
जो सोच सकता है, जो एक असीम कल्पना कर सकता है, बृहत रूप में कर सकता है, उस रूप में नारद वहां उपस्थित होते हैं। इसलिए हर पत्रकार की आवश्यकता पड़ती है कि नारद के उस विहंगम रूप को देखें। इस देश में एक भारतीय ने जब पहला अखबार निकाला था उदंड मार्तंड कलकत्ता में, युगल कृष्ण शुक्ल, तो 30 मई 1826 को उसको निकाला था। ये संयोग था और उस दिन भी नारद जयंती ही थी। तो नारद जयंती के उपलक्ष्य में अपनों से अपनी बात हमने की और आप लोगों ने, विद्वान जनों ने इसको धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसून जी। उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज आ रही होगी। हाँ, आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, आपका हमने ठीक से मैं परिचय नहीं करा पाई क्योंकि टेक्निकल इशू। आपने यही कहा कि हमारे जो सब कुछ है हमारे पास, फिर भी बहुत कुछ की कमी है, कभी कुछ कमी हो जाती है, कभी कुछ कमी आ जाती है। लेकिन आपने नारद मुनि को सामने रखते हुए बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही सुंदर बात कही कि पत्रकार को चाहिए कि नारद मुनि के हर रूप को अपनाए, और अपनाए भी तो सकारात्मक रूप से उस रूप को अपनाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सुप्रिया जी, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं कुछ निवेदन करूंगा कि हाँ, कि मैं तो पहली बार डॉक्टर प्रसून जी को सुना हूँ आज, और मुझे लगता है कि इनको हमें कई बार सुनना होगा और सुनते रहना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप बहुत जल्द एक ऑफलाइन मतलब कार्यक्रम का आयोजन करें जिसमें सब लोग आएंगे। हमारे आदरणीय पंकज जी तो रहेंगे ही, सागर जी भी रहेंगे ही, और मैं चाहूंगा कि हमारे कुलपति महोदय, जिनका कि बहुत ही मतलब आध्यात्म में रुचि रहता है, उनको भी हम बुलाएंगे, और भी मतलब जो कुछ विद्वान जुड़ सकें, और एक अच्छा कार्यक्रम कराइए। क्योंकि जिस तरह का आज ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, मुझे लगता है कि ये एक बार नहीं मतलब बार बार होते रहना चाहिए। अभी जैसे डॉक्टर प्रसून जी ने जो कहा, एक चीज मुझे अब एक अंदर में एक उत्सुकता जग गई है कि आखिर वो क्या है प्रश्नोपनिषद। इन्होंने कहा कि जिसमें प्रश्न को ही लेकर के एक उपनिषद मतलब ये बना दिया गया है। तो उसमें मैं जानना चाहूंगा, अगर कोई पीडीएफ हो उसका तो प्लीज शेयर भी करें आप लोग, ताकि हम भी मतलब अपनी कुछ जो भी उत्सुकताएं हैं मतलब देखें कि मतलब किस प्रकार के प्रश्न हैं और किस प्रकार के उत्तर हैं। तो ये सब तमाम चीजें हैं। बहुत ही अच्छा उनका उद्बोधन जो हुआ, मेरे लिए तो क्या कहूँ, मैं चाहूंगा कि दोबारा इस रिकॉर्डिंग को सुनूं मैं इस कार्यक्रम के बाद। ठीक है, यस सुप्रिया जी आगे बढ़िए। धन्यवाद सर। नारद मुनि विष्णु के भक्त माने जाते हैं और इन्हें अमर होने का वरदान प्राप्त है। कई शास्त्र इन्हें विष्णु का अवतार भी मानते हैं और इस नाते नारद जी त्रिकालदर्शी हैं। नारद जी हमेशा अपनी वाणी की मधुर तान से विष्णु जी का गुणगान करते रहते हैं। वे अपने मुख से हमेशा नारायण नारायण का जाप करते हुए विचरण करते रहते हैं। नारद जी हमेशा अपने आराध्य विष्णु के भक्तों की मदद भी करते हैं। मान्यता है कि नारद जी ने ही भक्त प्रहलाद, भक्त अम्बरीश और ध्रुव जैसे भक्तों को उपदेश देकर भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया था। अगले वक्ता की ओर जाते हैं। अगले वक्ता हमारे बिल्कुल हमसे बहुत ज्यादा जाने पहचाने, हमारा सौभाग्य रहता है कि हमारे कार्यक्रम में ये हमारे साथ रहते हैं। अगले हमारे वक्ता है डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस महाविद्यालय में संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। दर्शन आपका मुख्य विषय है, किंतु साहित्य, धर्मशास्त्र, योग, संगीत, पत्रकारिता आदि अन्य विषयों में भी आपकी अत्यधिक रुचि है और आपने दर्शन के अतिरिक्त इन विषयों पर भी अनेक कार्य किए हैं। आपको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। आपके 100 से अधिक शोध पत्र, कई समय बचा लें, शोध पत्रिकाओं समय बचा लेते हैं, ठीक है, बीच में ही हमें टोक देंगे, तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले एमईटी यूनिवर्सिटी और खास करके जो असला, जिससे एमईटी सेंटर फॉर संस्कृत जो ये है, इनके प्रति मैं
अपनी कृतज्ञता प्रस्तुत करता हूँ कि जब भी कोई अच्छा कार्यक्रम होता है मुझे एक उसमें जरूर मेरे नाम से एक सेवा दे देते हैं, और वो मेरे लिए जो सेवा है वो महान सेवा बनकर उभरता है। और मैं एक बार फिर से एक कुशल नेतृत्व, एक कुशल विमर्श और एक कुशल टीम के लिए मैं बधाई और धन्यवाद दोनों दूंगा, जो सदैव, बल्कि मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार हमारे यहाँ भारतवर्ष में पर्वों की परंपरा है, उसी प्रकार मानो एमिटी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रमों की परंपरा प्रति सप्ताह कह लें या प्रति पक्ष कह लें या प्रति माह कह लें, वो वहां होता रहता है। जो आज मूल रूप से नारद जयंती है, और इस नारद जयंती के अवसर पर हम सभी सूचनाओं में आस्था रखने वाले लोगों को एक धन्यवाद और आगे अच्छी अच्छी सूचना प्राप्त होती रहे, उसके लिए शुभकामना हम प्रदान करते हैं। और जो आज का अपना मूल विषय है वो है सोशल कम्युनिकेशन। अब ये जो सोशल कम्युनिकेशन है, हम यहाँ से एक संवाद के रूप में चर्चा करते हैं। जब भी कभी हमें नारद का स्मरण होता है तो ठीक है, जो भी उनके धार्मिक पक्ष हों, जो भी उनके दिव्य पक्ष हों, या जो भी उनके ज्ञान पक्ष हों, उन सबके अतिरिक्त आज हमारे मध्य वो प्रतीक के रूप में, एक पत्रकारिता जगत के मानदंड के रूप में, और एक कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए सूचनाओं के संक्रमण के लिए, उस रूप में हम नारद को स्मरण करते हैं। बहुत कुछ कहा जा चुका है। जो आखिरी वक्ता होते हैं उनके पास सबसे बड़ी परेशानी यही होती है, उनके पास बोलने के लिए कुछ विषय बचा ही नहीं रह जाता है। तब वही है कि थोड़ा थोड़ा उनसे जो प्रोफेसर संजय जी ने या डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी ने, प्रसून जी ने जो बोला, और बीच बीच में जो सूचना सुप्रिया देती गई, उन्हीं सारे चीजों को लेकर के खिचड़ी बनाने की कोशिश जो अंतिम वक्ता है उनका यह कर्तव्य बन जाता है। तो चलो मैं खिचड़ी ही बनाने की कोशिश करता हूं। जो मैं सबसे पहले ले रहा हूं कि जो संजय जी ने जो एक बड़ी अच्छी बात की, खास करके नारद को लेकर के, जो फ्रॉम कम्युनिकेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके साथ फ्रॉम रत्नाकर टू वाल्मीकि, और इन दोनों की स्थापना के लिए जो एक वीडियो, जो क्लिपिंग्स हम लोगों ने रत्नाकर से वाल्मीकि के परिवर्तन और परिवर्धन की देखी, वस्तुतः एक आज के दिन में इस पत्रकारिता, इस कम्युनिकेशन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य वही है। ये समाज को ट्रांसफॉर्म करता है। अगर रत्नाकर से वाल्मीकि का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो पुनः हमारे लिए एक संदेश और एक आदर्श और एक उद्देश्य बनकर आता है। वो केवल वाल्मीकि का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो केवल रत्नाकर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि पूरे समाज का वह एक समग्र, जो कह सकते हैं परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। हमें उस रूप में हम उस नारद के योगदान को लेते हैं। हम एक छोटी सी बात करते हैं कि ये जो परिवर्तन है कम्युनिकेशन का, जिस प्रकार आज भले ही हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने हम लोगों ने क्रिएट कर लिया हो, जिससे कि हम कहते हैं जर्नलिज्म या मीडिया या आईटी या इस तरह के कम्युनिकेशन, ठीक है, इंग्लिश के ऐसे शब्दों को हम लेते हैं, लेकिन यह जान करके हमें स्वयं अपने में एक कह सकते हैं कि आत्मबोध होना चाहिए कि इन सब का मूल यह भारत, यह भारतीय धरा है। देखिए, हमारे शास्त्रों में, हमारे साहित्य में, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। महाकवि भारवी हुए हैं जिनकी एकमात्र रचना है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में वनेचर को, यानी युधिष्ठिर, एक अपने व्यक्ति को हस्तिनापुर भेजता है सारी सूचनाओं का कलेक्शन करके लाने के लिए, और वह वनेचर सूचनाओं का कलेक्शन करके लाता है, और उसी के फर्स्ट कैंटो के 25th वर्ष की आखिरी पंक्ति है, और वनेचर कहता है कि पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वता प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह। यानी युधिष्ठिर को वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि मैं हस्तिनापुर गया, गली चौक चौराहे पे खड़े होकर के जो लोग मुझे मिले, उन लोगों से मैंने दुर्योधन के बारे में जानकारी ली, और उन जानकारियों का सार लेकर के, हे युधिष्ठिर, मैं आपके सामने उपस्थित हूं। यही तो हमारे आज के जर्नलिस्ट करते हैं।
उन जगहों पर जाकर के लोगों के भाव, लोगों के विचार, लोगों की बात, लोगों की सूचना का संकलन करके फिर उन सब का समाकलन करके हमारे सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। उद्धव संदेश नाम ले लें, और तो और छोड़ दीजिए, भले ही एक हमने अभी बड़ी अच्छी सूचना दी प्रसून जी ने कि उदंड मार्तंड जो है वो पहला हमारा अखबार है। ध्यान रखेंगे, मैं उसमें संशोधन करते हुए कहता हूं कि कागज पर प्रिंटेड वो फर्स्ट अखबार है। अन्यथा अगर आप अभिलेखी या परंपरा को देखें, जिसको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, जो जगह जगह चाहे वो अशोक का हो या गुप्त काल का हो या रुद्रदामा, किसी के भी इंस्क्रिप्शन का नाम ले लें, वो क्या है? वही सूचना का तंत्र है। वही प्राचीन काल में सूचनाएं थी हमारे लिए, उन्हीं को पढ़ करके कि अगर जूनागढ़ में बाढ़ आई और इतने लोग मरे तो उसकी सूचना हमें उसी अभिलेख से प्राप्त होती है। तो हम जब नारद, जो मैंने कहा प्रतीक, वो प्रतीक का यही फॉर्म है। जिस प्रकार हमारे लिए जल, वायु और अन्न महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, वो शरीर के लिए, उसी प्रकार जो मानसिक भोजन है आज हमारे लिए वो संवाद और हमारे लिए वो सूचना बन करके रह गई। चाहे वो टीवी से हो, चाहे वो लैपटॉप से हो, चाहे वो मोबाइल से हो, चाहे वो प्रिंटेड न्यूज़पेपर से हो, वो एक खुराक के रूप में हमारे सामने उपस्थित है और वह समुपस्थित है। इसी प्रकार एक बड़ी अच्छी और बातें की कि जो हमारी जो पर्सनल फीलिंग और जो बायसेज है, हम उनसे दूर हट करके बड़ी अच्छी एक सूचना दी थी कि ये जो विषय होता है हमारा, जो सोशल कम्युनिकेशन जो है, हम उसमें किसी भी पर्सनल बायस से दूर होकर के चर्चा करते हैं, और ये हमारा उद्देश्य रहा है। भले ही आज कई प्रकार के टर्म हमने क्वाइन कर लिया हो एक दूसरे के ऊपर में छींटाकशी करने के लिए, कि गोदी मीडिया कह लें या खान मार्केट की बात कर लें, ये एक पॉलिटिकल छींटाकशी है। लेकिन जो अच्छी पत्रकारिता में आप देखेंगे वहां पर पर्सनल बायस काम नहीं होता। जो वहां पर स्थित है, जो घटना घटी है वो सूचना, और ये केवल भारतीय पत्रकारिता का स्तंभ है, ये केवल भारतीय पत्रकारिता की देन है। क्योंकि देखिए कि वो वनेचर कहता है कि पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वता, यानी दूसरों के द्वारा बताई गई बातों को सुन करके जो उनकी प्रवृत्ति का सार है वो हम जैसे लोगों का ही एक जो है लक्ष्य है। तो मैं नहीं समझता कि पत्रकारिता का के लिए इससे बड़ा संवाद स्थापित करने के लिए इससे बड़ा कोई वाक्य होगा। जिस प्रकार हम अपने विविध संस्थानों के लिए उद्देश्य वाक्य का निर्माण करते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम एम्स के लिए, या सा विद्याया विमुक्तये हम विद्यायामृतमश्नुते एनसीईआरटी के लिए उद्देश्य वाक्य का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार अगर कोई जनसंचार संस्थान है और अगर संस्कृत में उनका उद्देश्य वाक्य नहीं है तो किरात की इस पंक्ति को उद्देश्य वाक्य वो अवश्य बना लें कि पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वता प्रवृत्ति साराह खलु मातृशाम गिरः। जो मैंने और चर्चा की, जो उद्धव संदेश, ये एक पूरा का पूरा सूचना लेकर के आते हैं। चाहे वो शिशुपाल वध में तो संस्कृत का छात्र हूं, इसलिए संस्कृत के संदर्भ मेरे ध्यान में अधिक आते हैं, और चूंकि नारद का डायरेक्ट संबंध संस्कृत से है, पुराण से है, रामायण से है, अन्य सारे प्रमुख जो हमारे उस समय के जो क्लासिकल लिटरेचर है उनसे है, वहां पर जो नारद की जो अभिव्यक्ति है, देखिए नारद जो है वो सार्वकालिक है, हर काल के नारद होते हैं, हर काल में नारद होते हैं। लेकिन जैसा हमने देखा, जैसा हमारे सामने कहा गया कि जो हम सिनेमा में जो नारद देखते हैं वह एक फूहड़पना है, वह एक हास्य क्रिएट करने का विषय है। लेकिन अगर नारद की अंतरात्मा में झांकने की कोशिश करें तो वो कहीं ना कहीं उस समाज को सुशिक्षित करने का एक उपक्रम है, समाज के बीच में सूचनाओं को बांटने का एक प्रकल्प है, और समाज को बखूबी सुशिक्षित करने का एक संकल्प है, जो हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि के लिए एक विकल्प को ढूंढता है। तो इसलिए नारद प्रकल्प है, संकल्प है और विकल्प है, और खास करके आधुनिक जगत के लिए। और यही जो है, अगर समाज में नारद ना हो तो संवादहीनता हो जाती है। अगर समाज में अगर सूचनाएं ना हो तो वो सोशल कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। और हम आप सभी जानते हैं
कि महाकवि दंडी ने इन सूचनाओं के विषय में, इन संवाद के विषय में, इस वाक संवाद के विषय में बड़ी अच्छी पंक्ति कही है कि इद मंदः तमः कृत्स्नम जाये तब भुवन त्रयम यदि शब्दा वयम ज्योति रा संसारम न दीप्यते। अर्थात अगर हमारे पास यह वाणी नहीं होती, हमारे पास यह संवाद नहीं होता, हमारे पास स्वर नहीं होता, तो ये पूरा का पूरा संसार अंधकारमय ही रहता। ये हमारी संवादशीलता है जो हमें उस प्रकार का उत्साह देता है। और सही अर्थों में जो भारत है, उस भारत के भारतत्व की व्याख्या प्रस्तुत करता था, लेकिन आज एक नूतन व्याख्या जो सही में मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि गूज बम्स आ रहे थे मेरे, जब भारत शब्द की इतनी सुंदर व्याख्या मिली। और सही में सर भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से व्याख्या दे रहे थे, मैं एक साहित्य के छात्र होने के नाते उसकी अनुभूति ले रहा था। भा सदैव सत्व गुण का प्रतीक है, इसीलिए भा जो है सात्विकता की समग्रता है। रजोगुण का प्रतीक है, रजस, जो सदैव एक क्रियाशीलता जो है में हमें ले जाती है। और तमोगुण है। अगर एब्रिविएशन को अगर हम एब्रिविएटेड भी अगर इसका करें हम, तो र से रजोगुण, त से तमोगुण और भा जो है सत्व का प्रतीक है। तो अगर भारत का भारतत्व है तो इसी संवादशीलता के कारण है, न कि संवादहीनता के कारण। और जहां जहां संवादहीनता होती है वहीं वहीं अंधकार होता है। मैं समझता हूं समय भी काफी हो गया है और 15 मिनट का समय था और लगभग 15 मिनट का मेरा हुआ। मैं एक बार पुनः एमईटी यूनिवर्सिटी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, इस शुभ कामना के साथ कि यह एमईटी यूनिवर्सिटी यूनिवर एकेडमिक सिटी बने और तभी इसके यूनिवर्सिटीत्व का जो है वो अनवर्थ निकल कर आएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुप्रिया जी आप हैं? जी सर, बिल्कुल है। हाँ, धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सुंदर और बहुत ही ओजस्वी पूर्ण वक्तव्य के द्वारा हमें बताया कि पत्रकारिता, आज पत्रकार हमें ट्रांसफॉर्मेशन का काम हमारे लिए कर रहे हैं। सकारात्मक करें तो ज्यादा अच्छा है, कई बार ये होता है कि नकारात्मकता भी उसमें रहती है। मानसिक खुराक तो है ही हमारे लिए न्यूज, क्योंकि हम जान पाते हैं पत्रकार के माध्यम से ही कि समाज में क्या चल रहा है और क्या घटित हो रहा है और क्या घटने वाला है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन सब जानकारियों के लिए। लेकिन सुप्रिया जी कई टेक अवेज हैं सर के वक्तव्य से। जी बिल्कुल, मैं तो नोट कर रहा था। अब सबसे पहले तो मुझे जो सीख मिली है कि नारद समाज को सुशिक्षित करने का उपक्रम है। बहुत ही गौर करने वाली बात है ये। मतलब नारद शब्द जो है ना, ये सबसे पहले तो इसको आप एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में देखिए, मतलब किसी व्यक्ति विशेष के रूप में ना देखें। और समाज को आज सुशिक्षित करना है और वो उसका उपक्रम आप नारद जी के, मतलब मैं समझता हूं उनके जो सिद्धांत थे, उनकी जो वाणी थी, उनके जो वैल्यूज थे, मुझे लगता है उसको कहीं ना कहीं हमें एक लिस्ट अप करनी चाहिए। जैसे कि हम विदुर नीति की बात करते हैं, चाणक्य नीति की बात करते हैं, उसी तरह से मुझे लगता है कि नारद जी के भी मतलब इस तरह से होंगे। मुझे तो सर आप लोग बताएंगे कि मतलब क्या इस तरह से कुछ है जिस तरह से विदुर नीति है, चाणक्य नीति? जी। अच्छा, हाँ वो है, उस पर तो सरलता से और सहजता से एक लिस्टिंग बनाई जा सकती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज भी मतलब अपने कोर्स में डाले हुए हैं। और अभी हमने AICTE से भी मतलब एक हमारा ये एक मतलब कहूँगा कि मेमोरेंडम हम साइन मतलब किए हैं, जिसमें कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को हम सिखा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उसके अंतर्गत ये जितनी भी हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जितनी भी नीतियां आती है, उस सब को हम मतलब इनकॉर्पोरेट करें। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि सर आप लोगों के मार्गदर्शन में कुछ काम हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। जी, इस पे कुछ आप प्रकाश डालना चाहेंगे? बहुत जो मेरे ख्याल से नीतियों का एक पूरा संकलन करें, जैसे आपने विदुर नीति का नाम दिया,
ऐसे कई नीति है, चाणक्य नीति है, शुक्र नीति है, और मैं समझता हूँ नॉट लेस देन 50 नीतिज जो टेक्स्ट हैं हमारे पास हैं। और अगर आप उनके वैषयिक विविधता को अगर देखें तो वो एक आश्चर्य लगेगा, उससे एक नूतन समाज का निर्माण हो सकता है केवल और केवल अगर नीति के उस नीति पर हम चलें। तो नहीं, ये तो बहुत ही बढ़िया है। और मैं समझता हूं कि एक न केवल एक अपने ज्ञान के लिए, भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए, बल्कि हम अपने छात्रों को भी एक इसके रिसर्च के लिए कई सारे टॉपिक्स बना करके दे सकते हैं काम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो यस, सुप्रिया जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। अब मैं चाहूंगी कि यहाँ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनमें से कोई अपना इस विषय पर या आज की चर्चा पर कुछ बोलना चाहे। हमारे साथ एक और पत्रकार जुड़े हुए हैं सर, मधुकर मिश्र जी। आप TV9 में असिस्टेंट न्यूज एडिटर है, धर्म के विषय में बहुत कुछ लिखते हैं, कई न्यूज चैनल्स में इन्होंने काम किया है, बहुत कुछ लिखते पढ़ते। मैं चाहूंगी कि आप भी अपना इस पे कुछ वक्तव्य दें, कुछ बोलना चाहें तो। सुप्रिया जी, ये जो समय है अभी हमने भी बिताया है साथ में, ये एक संवाद का विषय है। और सबसे पहले तो बड़ी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं हैं हमारी तरफ से कि आप लोगों ने एक शुभ कार्य को इस तरीके से पूरा सा एक अच्छे उद्देश्य की दृष्टि से इस पूरे मंच को इकट्ठा किया है। और इसमें हमारे वरिष्ठ भी हैं, बलदेवन जी, और आप सभी लोगों को सुनने में जो आनंद आ रहा था वो बोलने में शायद मेरे ख्याल से वो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सीखने की प्रक्रिया थी। बहरहाल मेरी भी जो आप लोगों से सुना और जाना और समझा है, उसी बात को मैं अपने शब्दों में कोशिश करूंगा कहने के लिए। कि आज जिस नारद मुनि को नाम लेते हैं, जो हमारे एक जैन में एक अगर देखें तो फिल्मों के माध्यम से जो एक जो छवि बनाने की कोशिश की गई हमारे यहाँ, तो वो अक्सर हम लोग क्या है कमेंटेटिव आता है कि आप नारद हो क्या साहब, यानी कि क्या चुगली का काम करते हैं। मतलब उनकी एक छवि बनाई गई कि एक वो चुगली का काम करते हैं, जबकि हमें अपनी इस नई पीढ़ी को इस सही बात को वहां तक पहुंचाना चाहिए, पत्रकारिता के भी माध्यम से, धर्म और संस्कृति के खबरों के माध्यम से भी, और इस पर्व के माध्यम से कि जो नारद मुनि थे, जो देवताओं तक इनकी पहुंच ना सिर्फ देवताओं तक थी बल्कि दैत्यों तक भी वो उनकी बातों को उनको सही दिशा दिखाने के लिए जाया करते थे। और उनका जो भी भ्रमण था, जो सूचनाओं को लेकर के इधर जो आदान प्रदान वो क्या करते थे तीनों लोकों में, उसका जो उद्देश्य था वो लोक मंगल था। वो लोक मंगल की कामना के साथ जाया करते थे। वर्तमान में जो पत्रकारिता है, हमें उसी लोक मंगल की भावना को समझने और जानने समझने के साथ ही अपनी पत्रकारिता को सहेजने की जरूरत है, जो मैं समझता हूँ। क्योंकि आज क्या है कि पत्रकारिता में हम उस दौर में जी रहे हैं जहां 2020 का फॉर्मेट, जहां ब्रेकिंग न्यूज का जमाना है, जहां सबसे पहली खबर पहुंचने का कंपटीशन है। तो उसमें कहीं क्या जब हम पत्रकारिता कर रहे हैं तो क्या ये जो लोक मंगल की भावना प्रभावित होती है, हमें ये देखना होगा। हमें जो सनसनीखेज समाचार है इससे बचना होगा, क्योंकि 1.25 अरब की आबादी में बहुत कुछ जानने समझने और पहुंचाने, देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारे पास है। हम एक महाद्वीप जैसे देश में रहते हैं और हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ का जो देश में जो विद्या है कहिए, वो पहुंचाने की बहुत जरूरत है। और नारद जी ने, मैं सही कहूं तो नारद मुनि ने इसी वो एक तरह से उस जमाने में जब दैत्य और देवताओं का जमाना हुआ करता था, तो वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करते थे जैसे आज के दौर में करने की जरूरत है। आम जन की जो समस्याएं हैं सरकार तक पहुंचाई जाती हैं, उसी तरीके से नारद मुनि उस जमाने में वो भक्तों की समस्याओं को लेकर के वो श्रीहरि के पास जाया करते थे और नारायण उनकी समस्याओं का या कहिए उनको कल्याण किया करते थे, उनको आशीर्वाद दिया करते थे और दैत्यों को भी वो सही राह बताते थे। ये बात अलग है कि कथाएं ऐसी हैं कि उनमें बहुत सारे दैत्यों ने उनको माना या नहीं माना और उसके बाद की कथाएं अलग आती है। लेकिन इन सब के बीच में आज जब हम नारद मुनि जी का स्मरण करते हैं तो मेरा मानना है कि आज जो हमारी नई पीढ़ी है जो पत्रकारिता जगत में आ रही है, उन्हें उनकी लोक मंगल की भावना को जानने और समझने की बहुत जरूरत है। और खास करके ये शॉर्टकट है जो पत्रकारिता का, जो उससे बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है, सनसनी से बचने की जरूरत है।
और हमारी जो पत्रकारिता है, कोशिश हो कि हम उसको लोगों को पुलों के रूप में जोड़ने का काम करें। और अभी जैसा कि अभी मैं आप पंकज जी को सुन रहा था, तो उसमें भी मैंने सुना तो कि ये जो है कुल मिलाकर के मैं एक शेर के रूप में अगर हम कहें तो जैसा बनाओगे वैसी बन जाएगी, जिंदगी ख्वाब नहीं है कि बिखर जाएगी। तो जर्नलिज्म के अंदर भी हम अपनी नई पीढ़ी को नई पौध पर तैयार करेंगे और जैसा उदाहरण पेश करेंगे वैसा ही वो एक आगे जहां तैयार होगा। और आपका बहुत बहुत आभार है और बड़ी मुझे प्रसन्नता है। मैं टीवी 9 में धर्म और संस्कृति पर ही काम करता हूँ और मेरा पूरा प्रयास होता है कि जो धर्म और संस्कृति है वो एक अवस्था के बाद नहीं बल्कि बाल्यावस्था से उसकी जरूरत होती है, क्योंकि धर्म जो होता है वो आदमी को नैतिक राह में ले जाता है। और हमारा जो सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ जो धर्म है, उससे जुड़े हुए जो वेद हैं, पुराण हैं, उसका मूल भाव जो है वो है मनुर्भाव, यानी मनुष्य बनिए, मानवता की रक्षा कीजिए। पत्रकारिता का उद्देश्य भी यही होना चाहिए। आप सभी के बहुत बहुत आभार और आशा है कि ऐसा ही सुनने को मिलता रहेगा। एक अच्छे विषय के साथ संवाद ही नहीं, शास्त्रार्थ भी होगा, तो उसमें भी निश्चित रूप से जो भी मत कर आएगा वो एक अमृत के समान होगा। धन्यवाद। धन्यवाद मधुकर मिश्र जी। बहुत बहुत ही अच्छा सुप्रिया जी। मधुकर जी को सुनने के बाद तो अब लग रहा है कि उन्हें अब आगे के जितने भी कार्यक्रम हो उनको भी आप आमंत्रित करें, ठीक है? और चूंकि वे धर्म और संस्कृति को लेकर के भी बहुत उनकी योजना परियोजना मुझे लग रहा है कि होंगी, और जो भी भारतीय ज्ञान परंपरा पे हमारी डिस्कशन होती है जरूर उनमें उनको हिस्सा बनाएं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मधुकर जी का बहुत बहुत सादर आभार हम व्यक्त करेंगे और हमसे आप जुड़ते रहें, यही मैं निवेदन करूंगा सर आपसे। सर आप जैसे भी आज्ञा होगी हम जरूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे साथ बहुत फैकल्टी भी जुड़ी हुई है, यदि कोई कुछ बोलना चाहे इस विषय पर, कोई प्रश्न हो या कोई टिप्पणी हो जी, या कोई समीक्षा, जो भी, मतलब हमारे पास 10 मिनट का समय है। यस सर। कोई हमारे स्टूडेंट जुड़े हैं तो वे भी पूछ सकते हैं या फैकल्टी। और अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो मुझे तो लगता है कि ये भारतीय शिक्षा नीति ने जब से भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के काफी बल दिया है, तो मुझे लग रहा है प्रश्न ना पूछने का एक ये भी अर्थ निकल के आ रहा है कि दे ऑल आर एनलाइटेंड। मैं जी पंकज जी से थोड़ा सा संवाद करना चाह रहा हूँ जी। पत्रकारिता की दृष्टि से मेघदूत पर थोड़ा प्रकाश डाल देना, बड़ा अच्छा लगेगा सबको। मेघदूत के किस पक्ष के ऊपर में लेना है ये बताएं। देखिए, निस्संदेह मैं समझता हूं कि आज की दृष्टि से जो मेघदूत की प्रासंगिकता है, मेघदूत की जो आधार भूमि ही है वो संवाद भेजना है, वो सूचना भेजना है। ये अलग विषय है, यह एक आहत हृदय की मनोव्यथा है, आत्मकथा है मेघदूतम। और हम लोग ऐसा कहते हैं साहित्यिक दृष्टि से कि मेघदूतम जो है वो फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी है, पहली ऑटोबायोग्राफी जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखी गई हो। हमें तो बाद में हम लोग महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा से अवगत होते हैं, लेकिन मेघदूतम पहली ऑटोबायोग्राफी है क्योंकि उसका जो नायक है वो स्वयं महाकवि कालिदास है। अस्तु, तो आपने जो पूछा, मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें तो नहीं, लेकिन आज के संदर्भ में ये जरूर कहूंगा कि अपने संदेश को, अपने विषय में सूचना को भेजना, यह लोगों की मनोवृत्ति थी। लोग इसमें निबद्ध, आबद्ध, प्रतिबद्ध देखे जाते थे। और इसी स्थिति में हम पाते हैं कि एक व्यक्ति एक हिमालय पर्वत पर रहने वाले लोग के पास संदेश भेजना चाह रहा है और उसके पास संदेशवाहक नहीं है। तो मेघ वहां पर संदेशवाहक, हम जिसे देखिए जो जर्नलिस्ट जिसे कहते हैं, उसके लिए हम लोग संस्कृत में शब्द प्रयोग करते हैं वार्ताहर। सागर सर नहीं है यहाँ पर, हम लोग जब टीवी और रेडियो के लिए न्यूज बनाते थे, सुप्रिया जी रही हैं, तो वो संस्कृत में वार्ताहर शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात तो वार्ता को पहुंचाने वाला, वार्ता को ले जाने वाला और वार्ता का कलेक्शन करके लाने वाला।
तो मेघ वहां पर वार्ताहर बनता है, कह सकते हैं कि एक उस संदेशवाहक यानी जर्नलिस्ट की भूमिका में है, जो रामगिरी पर्वत पर या उस नागपुर प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके साथ घटी घटना उपघटना को वो कैरी करके हिमालय तक ले जाएगा। तो आज की दृष्टि में उसका वही प्रतीक है, अन्यथा वह एक प्रेमी हृदय की काव्य है, वह एक विरह से उत्पन्न होने वाला अपनी प्रिया के लिए जो एक प्रेमी हृदय की मनोव्यथा है उसका काव्य है, और उस पर अगर कभी चर्चा होगी। इसमें एक मजेदार बात तो ये बनती है कि मेघ जा तो रहा है संदेश देने, इस बीच में एक सामान्य और एक बड़े पत्रकार को क्या क्या ज्ञान होना चाहिए किसी भी विषय का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी देश का, किसी की भौगोलिक स्थिति का, और वहां के रहने वाले अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की साइकोलॉजी का अद्भुत वर्णन है। इसलिए मैं उसको पत्रकारिता का बहुत बड़ा जी एक इसमें मैं इनपुट दे दूं, 2 रेफरेंस है। एक मेघदूतम का ही रेफरेंस है व्यक्ति की योग्यता को लेकर के कि कौन व्यक्ति संदेश का कार्य करता है। तो वो कहते हैं धूमत ज्योति सलिल मरुतः सन्निपाताम क्व मेघ संदेशार्था क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीया। देखिए संदेश शब्द प्रयोग है कि संदेश के अर्थ को ले जाने वाला वही व्यक्ति हो जो संदेश के निहितार्थ को समझने वाला हो। और ठीक यही बात वही वनेचर जो मैंने चर्चा की आपको किरातार्जुनीयम की, किरातार्जुनीयम के 6ठे पद्य में कहते हैं कि निसर्ग दुर्बोधम अबोध विप्लवात्व भूपति नाम चरितम क्वच जंतव तवानुभावोयमवेदि जन्मया निगूढ़ तत्वम नय विद्विषा। तो ये जो निगूढ़ तत्व है वो भी संदेशवाहक का कार्य कर रहा है कि वहां पर भी वही व्यक्ति चाहिए जो व्यक्ति उस निगूढ़ तत्व को ले जाने का सामर्थ्य रखता हो। तो दोनों दृष्टि से जो आपने सही बातें कही कि एक अच्छे संदेशवाहक या एक अच्छा जो न्यूज कलेक्टर भी वही हो सकता है जो उस न्यूज को समझे, उस न्यूज के निहितार्थ को समझे। अब आजकल देखिए वो हमारे आए वो बिलावल भुट्टो जी और हमारे जयशंकर जी का जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या कर रहा है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन निसंदेह मुझे वो दोनों कोट करना चाहिए था, लेकिन आपके प्रश्नों के माध्यम से ये मैंने बातें रखी और वहां तो क्लियर संदेश शब्द का प्रयोग है। थैंक यू। अद्भुत विश्लेषण, अद्भुत विश्लेषण, बहुत अच्छा। संजय जी आपको बहुत धन्यवाद, आपने एक बहुत बड़ा विश्लेषण का रास्ता खोला है मेघदूत के नाम से। ये वार्ता जारी रहेगी सर। सर डॉक्टर सपना मैम कुछ पूछना चाहती है। मैम नमस्ते सबको। पूछना नहीं, एक्चुअली आई वांट टू थैंक यू डॉक्टर सुप्रिया बिकॉज यू हैव टेकन मी टू माय चाइल्डहुड डेज, क्योंकि मैंने ये न्यूज़ सुनी तो है कि जब ये कहते थे कि ये आकाशवाणी है। अब आप बलदेवानंद जी से समाचार सुनिए, आपने संस्कृत में कहा, मुझे संस्कृत नहीं आती, तो मुझे वो मेरा पुराना रेडियो याद आ गया घर में, जो कि हम सेंटर में रख के सुनते थे, न्यूज़ होते थे और उन दिनों में बड़े सिलेक्टेड टाइम पे गाने आते होते थे। तो सुना हुआ था, बट आपने आज बता दिया, मिलवा दिया कि ये सर थे कि जिनको हम शुरू से सुनते आ रहे थे। और दूसरा, पंकज सर ने जिस तरह से भारत का पूरा उनका एनालिसिस किया है बहुत ही अच्छे से। मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट बहुत अच्छा लगा। पंकज सर को सुन के हमेशा ही अच्छा लगता है, लेकिन ये जो भारत का उन्होंने जिस तरह से एनालिसिस किया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सपना मैम। और कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहे या अपनी जिज्ञासा व्यक्त करना चाहे तो आ सकते हैं। स्टूडेंट्स से अगर कोई रिफ्लेक्शन हो कुछ तो उन्हें मौका दीजिए। जी सर, मुझे लगता है कि इतना कुछ हमारे विद्वानों से सुनने को मिल गया है, जानकारी प्राप्त हो गई है कि अब कुछ बचा नहीं है अभी फिलहाल उनके पास पूछने के लिए। जी, तो आपका कुछ रिफ्लेक्शन हो सर तो आप, नहीं तो फिर हम कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। नहीं, मेरा रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है, जो मैंने अभी पाया है मैं उसी के ऊपर चिंतन कर रहा हूँ और वो मेरे मानस पटल से हटे नहीं, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ जो भी मुझे याद आ रहा है। और मैं तो रिकॉर्डिंग सुनूंगा, मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द ये रिकॉर्डिंग
हमारी नोएडा टीम हमसे साझा करे, जी क्योंकि सर। बहुत ही ज्ञानवर्धक मतलब आज की ये संगोष्ठी रही। और मैं कैसे और किन किन को मैं धन्यवाद या क्या मैं कहूँ, मतलब यू ऑल आर ग्रेट इन योर ओन राइट्स। बस मैं यही निवेदन करूंगा कि आप सब जुड़ते रहें, हमारे जो भी संगोष्ठी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, और हमें एनलाइटन इसी तरह से करते रहें। और खासकर डॉक्टर प्रसून जी हमारे एक प्रोजेक्ट से भी अभी जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि अभी आने वाले दिनों में 1-2 हफ्ते में हम यहाँ पे ऑफलाइन एक मीटिंग भी रखेंगे, और जिसमें कि हमारे आदरणीय पंकज जी तो उस मीटिंग का मैं चाहूंगा कि वे नेतृत्व करें, मतलब और जितने भी हमारे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट फेलोज हैं वे सब आए। और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है। 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो संस्कृत के माध्यम से भारतीय संस्कृति को जानना, ये एक है, और दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा कि जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज 10 नए शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, तो हमने ये डिसाइड किया कि 3000 नए अंग्रेजी शब्दों का संस्कृत पर्याय क्या होना चाहिए, उसको लेकर के एक शब्दकोश का निर्माण हम कर रहे हैं। तो इसमें आप सबकी अहम भूमिका रहेगी, और मैं चाहूंगा कि पीरियोडिकली हम। जी सर, जी बताएं। सर ये बड़ी आपने एक प्रासंगिक बात की। हम लोग भी अपने 10 छात्रों के साथ मिलकर 25,000 शब्दों की एक डिक्शनरी बना रहे हैं। वाह, क्या बात है सर। तो ये तो जो आपने कहा ना, और मैं समझता हूं कि ये जो आदान प्रदान अगर हो, आपने 3000 शब्द जो अंग्रेजी के नए कहे हैं, जी तो जी। जैसे अगर आया हो काउंटर पार्ट वर्ड होता है ना, तो तुल्य पदासीन, ऐसे ऐसे शब्दों का हम भी निर्माण कर रहे हैं। तो बड़ा संयोग देखिए। बिल्कुल। जैसे कि सर आप देखेंगे कि कोविड के टाइम पे मैंने पाया कि करीब 500 से 600 शब्द, नए शब्द आए हैं। जी 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 जी। तो उसके फिर और क्या नहीं, मतलब डेली कि आ रहे हैं, हमें। खास करके सर ये जो न्यू जियो पॉलिटिकल जो एक इवॉल्व कर रहा है, बार बार आप पाएंगे कई सारी नए शब्द जो है ना वो हमारे सामने बनते चले आ जा रहे हैं। जी। और हमारी परेशानी ये है कि हमारे पास उसके लिए शब्द नहीं होते, इसलिए कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होता है। राइट राइट। जी। यस, सुप्रिया जी। डॉक्टर अखिलेश कुमार त्रिपाठी सर कुछ पूछना चाहते हैं शायद। अच्छा, अखिलेश जी। सर प्रणाम, मैं आचार्य मिश्र सर से जिज्ञासा है सर मेरी। सर्वप्रथम सर आप सबको समस्त विद्युत वर्ग को प्रणाम। सर मेरी जिज्ञासा यह है कि देवर्षि नारद जी को जो आज 21वीं शताब्दी में वैश्विक परिदृश्य में हम उनको एक सूचना के आदान प्रदान के दृष्टिकोण से जानते हैं, जबकि उनके पास अपार ज्ञान का वैदुष्य, हम उनको उस रूप में समाज में प्रतिष्ठित नहीं कर पाए, या विद्युत समुदाय ने उस प्रकार से उसको सर पुनः हम किस प्रकार से इसको स्थापित कर सकते हैं, दर्शाया जा सकता है, जिस प्रकार से अगर मैं टिप्पणी करूं अखिलेश, तो मेरे ख्याल से इसमें अब प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं रह गई। प्रतिवर्ष हम लोग नारद जयंती मनाते हैं, वो उनके प्रति उसी सम्मान के लिए मनाते हैं। हम अगर नारद जयंती मनाते हैं तो एक चीज हमेशा अवश्य हमें ध्यान में रहना चाहिए कि वो इसलिए हम नहीं मनाते कि नारद जी देवर्षि थे, या नारद जी देवर्षि हैं, या महर्षि हैं, या ब्रह्मर्षि हैं, बल्कि हम इसलिए मनाते हैं कि हमारे वो सूचना संवाहन के प्रतीक हैं, पत्रकारिता के प्रतीक हैं। और मैं जो एक मुहावरा, जो जुमला प्रयोग करते हैं, मैं करता रहा हूं, वो है वो जन जन में विद्यमान है, वो कण कण में विद्यमान है, वो मन मन में विद्यमान है, और वो तन तन के लिए जो है वो सूचना देते हैं। तो इसलिए नारद स्थापित है, हमें नहीं लग रहा वो रेलेवेंट है, उनके लिए बहुत अधिक उस पर विमर्श की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके कंट्रीब्यूशन को आगे हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, हमें उस पर ध्यान देना है। जी जी जी, धन्यवाद जी धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ। हम बिल्कुल टाइम से चल रहे, पंक्चुअल टाइम के, उसमें बीच में व्यवधान भी आया, किंतु हमने समय से इस कार्यक्रम का समापन किया है। अंत में देवर्षि नारद के विषय में थोड़ा सा और बोलने के बाद मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगी।
कि देवर्षि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। शास्त्रों में इन्हें भगवान का मन कहा गया है। इसी कारण सभी युगों में, सभी लोकों में, समस्त विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी का सदा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मात्र देवताओं ने ही नहीं वरन दानवों ने भी इन्हें सदैव आदर किया है। समय समय पर सभी ने उनके परामर्श दिए। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है, देवर्षि नाम च नारदः, देवर्षियों में मैं नारद हूं। श्रीमद् भागवत पुराण का कथन है कि सृष्टि में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया है। सायत्व तंत्र, जिसे नारद पंचरात्र भी कहा जाता है, का उपदेश दिया, जिसमें सत्कर्मों के द्वारा भव बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाया गया है। नारद जी मुनियों के देवता थे और इस प्रकार उन्हें ऋषिराज के नाम से भी हम जानते हैं। अंत में उपस्थित सभी जो विद्वज्जन हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी, उनको हमने सुना। तकनीकी व्यवधान के कारण उनको ठीक से नहीं सुन पाए, किंतु उनको कई बार सुना है बहुत, और हमारे ज्ञान की पिपासा को वो शांत ही करते हैं। हमारे साथ पंकज कुमार मिश्र सर जुड़े, वो उनके विषय में क्या कहना, जितना भी कहूँ वो कम ही है। हमेशा इतना कह दीजिए कि नेक्स्ट टाइम एमआईटी यूनिवर्सिटी में आपको आधार कार्ड मिल जाएगा। जी जी बिल्कुल। सर ने कहा आपका एक कैबिन हम यहाँ भी बनवाएंगे आपके जी लिए। सीरियसली मैं कह रहा हूँ। जी जी। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमेशा जुड़ते हैं, आपको धन्यवाद नहीं कहूंगी क्योंकि आप हमारे गुरु भी हैं, पिता तुल्य भी हैं, और जब भी कहते हैं आप हमारे लिए उपस्थित हो जाते हैं। आप हमारे अपने परिवार की तरह ही हैं, तो आपका वैसे धन्यवाद। प्रसून जी भी हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर प्रसून कुमार मिश्र जी हमारे साथ, जैसा सर ने कहा, प्रोजेक्ट में भी है, और इनसे भी हमारे मित्रवत व्यवहार रहता है। कभी भी कुछ कहती हूँ ये हमारे लिए तैयार हो जाते हैं। आप हमारे साथ आज जुड़े, बहुत ही ज्ञानवर्धक वक्तव्य हमें हमारे बीच रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डायरेक्टर सर ने भी बहुत कुछ बोला नारद मुनि के विषय में, नारद जयंती के विषय में, सोशल कम्युनिकेशन के विषय में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्निकल में मोबिन जी ने हमें बहुत ही मदद की तकनीकी रूप से, तो मोबिन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी फैकल्टी, हमारे साथ बहुत सारे फैकल्टी जुड़े, बहुत सारे स्टूडेंट छात्र छात्राएं जुड़ी। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से बीच में उन्हें छोड़ना पड़ा, किंतु सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही जुड़ते रहें सर। थैंक यू सर। मोबिन जी आप एंड कर सकते हैं।